मॉर्निंग चैंपियंस। स्वागत है आपका सिद्धांतो एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप लोग रोज सुबह 7 बजे रेडी रहते हो, वैसे ही आज भी हम अपना डेली करंट अफेयर सेशन शुरू कर रहे हैं। और शुरुआत मैं एक खूबसूरत लाइन से शुरू करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के इस शब्द से, इफ यू वांट टू शाइन लाइक सन, देन फर्स्ट बर्न लाइक सन। दोस्तों, सक्सेस कोई शॉर्टकट से नहीं आती। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता है। यही असली मेहनत होती है। इस क्लास में हम सिर्फ न्यूज़ या फैक्ट्स रट्टा नहीं मारते, बल्कि क्यों, कैसे और कहाँ, इस चीज़ को समझ के इस सेशन को हम एंजॉय करने वाले हैं। आज का सेशन ध्यान से सुनना, सोच के पढ़ना और एंजॉय करना, क्योंकि समझ के जो पढ़ता है वही एग्जाम के दिन चमकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आएगा। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहली न्यूज़ आपके स्क्रीन के सामने देखिए, क्या चर्चा में है हमारे भारत देश में। ठीक है, अभी देखिए, आपको पता होगा कि हमारे देश में अभी 26 जनवरी आने वाला है। 26 जनवरी को जिस रास्ते पे परेड निकलती है ना, उसको बोलते हैं कर्तव्य पथ। पहला करंट अफेयर यहाँ से। अब व्हाट मार्क अ हिस्टोरिक फर्स्ट एट अ कर्तव्य पथ 2026। इंडियन आर्मी का एक एनिमल कंटीजेंट बहुत चर्चा में है। सर क्या है? द रिपब्लिक डे कर्तव्य पथ विल विटनेस अ हिस्टोरिक फर्स्ट इंडियन आर्मीज एनिमल कंटीजेंट फ्रॉम रिमोट वेटरनरी क्रॉप्स मेक्स इट्स डेब्यूट। पहली बार आ रहा है ना, इसीलिए तो चर्चा में है। इसीलिए तो प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्जामिनर को हमको सताने के अलावा आता क्या है। तो पढ़ लेते हैं हम। 2026 में ये अपना डेब्यू कर रहा है। डेब्यू कर रहा है ना, आईपीएल कोई देखता होगा आप में से, तो आप पढ़ते हो या सुनते हो, ये प्लेयर डेब्यू कर रहा है, पहली बार आ रहा है। साइलेंट वॉरियर ऑफ इंडिया, टफेस्ट टेरेंस। ठीक है, मतलब क्या होता है कि हमारे ऐसे कुछ प्राणी मित्र जो हमारी आर्मी की सदैव मदद करते हैं। तो देखते हैं प्राणी कौन से है। लीजिए, आ गया है बैक्टीरियन कैमल। इसका नाम क्या है? ये है बैक्टीरियन कैमल। ठीक है, अब देखो थोड़ा ध्यान से मेरे शब्दों की ओर गौर करो। जो गणतंत्र दिवस की परेड 2026 में पहली बार भारतीय सेना ने बैक्टीरियन ऊँटों को औपचारिक रूप से शामिल किया है। यस, वो आ चुके हैं। कौन? बैक्टीरियन कैमल। याद रखना। अभी लद्दाख जैसे क्रिटिकल एरिया में जो कोल्ड डेजर्ट होते हैं, वहां पे ये 12,000 फीट पर 2,000 मतलब 250 किलो तक का सामान अपने साथ लेकर जा सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, कम पानी के साथ रह सकते हैं और लॉजिस्टिक और माउंटेड पेट्रोल के लिए हमारे आर्मी के लिए मदद करते हैं। तो ये ऊँट 2 कुबड़ वाले, मतलब देखिए ये जो है ना, आपको ऐसे टेरेस टाइप के दिखेंगे। देखिए ये यहाँ पे बैठा है बंदा 1-2, ठीक है? तो ऐसे दिखते हैं ये। इन्हें विशेष रूप से लद्दाख और जो उच्च हिमालयन क्षेत्र होता है ना, वहाँ पे तैनात किया गया है। ये अत्यधिक ठंड, बर्फीले और ऊँचाई वाले क्षेत्रों में आसानी से काम कर सकते हैं। सेना में भूमिका क्या है? जो दुर्गम इलाके होते हैं, वहाँ तक लॉजिस्टिक्स पहुँचाना, बॉर्डरिंग पेट्रोलिंग करना, जहाँ गाड़ियाँ पहुँच नहीं सकते, वहाँ ये सामान पहुँचा सकते हैं। सो याद रखिए बैक्टीरियन कैमल। दूसरी जो ब्रीड है एनिमल की, ये देखिए, कोई इसको बोलेगा घोड़ा है, नहीं, इसको बोलते हैं ज़ांस्कर पोनीज़। राइट, झांसकर पॉनीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है झांसकर पॉनीज, ये लद्दाख के एक झांसकर क्षेत्र की देसी नस्ल है। पॉनीज ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन में भी काम करने की एक सक्षम प्रजाति है। ठीक है, बर्फीले रास्तों पर संतुलित रहते हैं, गिरते नहीं, आर्मी की मदद करते हैं। ठीक है, 2020 से आर्मी इसे अपने कंटीजेंट में अपने साथ कैरी करते हैं। तो ये 40 से 60 किलो का सामान 70 किलोमीटर तक ये चल सकते हैं। इवन 40 डिग्री टेम्परेचर, -40 डिग्री। भाई साहब, यहाँ अगर आप जिस रूम में बैठे हो ना, अगर मैं 3 डिग्री भी टेम्परेचर माइनस कर दूँ, तो अपनी तबीयत खराब हो जाएगी। तो सोचिए 40 डिग्री माइनस में हमारे जवान भी काम करते हैं। तो ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर्स में ये काम करते हैं। अब इनकी भूमिका क्या है? देखिए, माउंटेन पेट्रोलिंग। भैया पाकिस्तान या चाइना वाले अगर अटैक कर दिए तो पेट्रोलिंग करना ज़रूरी है। सैनिकों के लिए क्या होता है? सप्लाई ट्रांसपोर्ट। ठीक है, डिज़ास्टर रिलीज़ में ये काम करते हैं। उसके बाद अगली प्रजाति कौन-सी है? हम 4 रैप्टर्स, तो 4 ये जो रैप्टर्स है, रैप्टर्स को क्या बोलते हैं? ईगल, फ़ॉल्कन। तो ये जो 4 रैप्टर्स है ना, ये भी परेड में आपको दिखाई देने वाले हैं। हवा के द्वारा निगरानी करना, एयरबेस की सुरक्षा करना, अन्य पक्षियों को रनवे से दूर करने के लिए इनको ट्रेनिंग दी जाती है। तीसरा जो प्राणी है, ये बहुत खतरनाक है। यहाँ पे देखो, साइलेंट वॉरियर्स मतलब सैन्य कुत्ते। हम कुत्ते नहीं बोलेंगे, थोड़ा-सा वर्ड हो जाता है, माफ़ कीजिएगा। तो ये हमारे आर्मी के लिए भारतीय सेना के मिलिट्री वर्किंग डॉग्स होते हैं। ठीक है? इसको साइलेंट वॉरियर कहा जाता है, क्योंकि ये बिना बोले सैनिकों की जान बचाते हैं। जो इम्पोर्टेंट भारतीय यहाँ पे नस्लें हैं, कौन-सी है? देखिए, अभी तक क्या करते थे हम ना, विदेशियों की नस्लों के ऊपर डिपेंड रहते थे। अब क्या हुआ? जो मुधोल हाउंड है, ये तेज़ गश्त, फ़ास्ट
गश्त करने में इम्पोर्टेंट है। रामपुर हाउंड ये ट्रैकिंग करने के लिए इम्पोर्टेंट है। चिप्पाराई फुर्ती, ठीक है? ये जो चिप्पाराई वैरायटी है ये अपने फुर्ती के लिए जानी जाती है। कोम्बाई, कोम्बाई जानी जाती है लड़ाकू क्षमता और राजापलायम ये नाइट पेट्रोलिंग के लिए प्लीज़ ये जानी जाती है। तो देखिए कहीं न कहीं 100% डियर स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है, तो प्लीज़ ध्यान से आज का लेक्चर सुनिए, ठीक है? तो 2 बैक्टीरियन कैमल, 4 ज़ांस्कर पॉइनियर्स और 4 रैप्टर और 10 इंडियन ब्रीड के आर्मी डॉग्स, ठीक है? तो ये आपको दिख रहे हैं, तो इस तरीके से पूरा ये 26 जनवरी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। डीडी नेशनल फ्री चैनल है, यूट्यूब पे भी दिख जाएगा 26th ऑफ जनवरी को अगर आप हमारे ऑनलाइन कैंपस या सेंटर में रहोगे, तो वहाँ पे भी हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन ये है वो खुशनसीब लोग जिन्होंने इस लेक्चर को पूरा देखा था मतलब कल का और इन्होंने कोशिश की और सही उत्तर दिया। तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा गायत्री मैम, करुणा मैम, तृप्ति मैम, उसके साथ-साथ अश्विनी मैडम, उसके साथ-साथ अभिजीत सर, वैष्णवी मैडम, दीप्ति मैडम, गायत्री मैडम, अनिल कुमार सर। तो देखिए बच्चों, ये क्या होता है ना आपके अंदर की एक काबिलियत को दिखाता है, मतलब आप कितने सिंसियर हैं। मैं ये नहीं कहता कि इस वीडियो को कमेंट नहीं करने वाला बच्चा सिंसियर नहीं है, लेकिन इस इन बच्चों ने एफर्ट लिए और उसके साथ-साथ ये जो सर है वैभव नालवंदे, इन्होंने देखिए किस तरीके से मतलब मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसी तरीके से प्रॉपर उन्होंने आंसर दिया है। बाकी लोगों ने भी दिया है बट एप्रिशिएट सब लोगों के एफर्ट्स के लिए। आप भी आज का क्विज़ क्वेश्चन सुनिए। अब ये वाला क्विज़ का क्वेश्चन आप सॉल्व कैसे करोगे? उसके लिए आपको ये जो लेक्चर है ना बच्चों, पूरा देखना पड़ेगा। इसी क्विज़ के बीच कहीं न कहीं मैं इस प्रश्नों के उत्तर भी देता हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से लेक्चर को देखिए और इसका जो उत्तर है दोस्तों, ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, ठीक है? अगर आप कमेंट बॉक्स में सही उत्तर देते हो, तो अगले दिन आपको भी सबके सामने फेलिसिटेट मतलब एक रिवॉर्ड दिया जाएगा। आपको भी फ़ील होगा कि हाँ, हमारा नाम आ रहा है सामने। तो प्लीज़ इसको सीरियसली लीजिए, ये आपके नॉलेज को भी बढ़ाता है। पहला क्वेश्चन क्या है आज के क्विज़ का? होस्ट ऑफ विंटर ओलंपिक्स 2026 तो 2026 का जो होस्ट कंट्री है ओलंपिक्स की, वो कौन-सी है? मैंने ये पूछा है। दूसरा क्वेश्चन है हम पढ़ने वाले हैं लॉन्चिंग डेट ऑफ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है? कौन-सी? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे और नई हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने अपना एक सांख्यिकीय मास्कॉट, ठीक है? सांख्यिकीय, इसका नाम क्या है? मैस्कॉट का नाम क्या है? सांख्यिकीय। ये लॉन्च किया है। ये देखो कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब ये जो मैस्कॉट इन्होंने लॉन्च किया गया इसका नाम क्या है? सांख्यिकीय। याद रखिए इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्ट पूछा जाएगा। क्यों लाया गया है? ट्रस्ट और एक्यूरेसी के लिए, सिटीजन कनेक्ट होना, पब्लिक एंगेजमेंट। मतलब ये सिंबल रखता है भरोसा और एक्यूरेसी को, जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे आंकड़े आते हैं, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स आते हैं, सिटीजन कनेक्ट होना चाहिए, उस आंकड़ों पे भरोसा होना चाहिए, प्रमोटिंग पब्लिक एंगेजमेंट, नेशनल सर्विस एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव, राइट? सो ये जो चीजें हैं, कॉम्प्लेक्स चीजों को सरल बनाता है प्लेटफॉर्म और इसका जो आपको मैस्कॉट याद रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने लाया है सांख्यिकीय, राइट? आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगली जो करंट अफेयर की न्यूज़ है, उसको पढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट अब आपको लेक्चर नंबर 3 भी आ चुका है। अगर आपने ये गवर्नमेंट स्कीम्स या एप्स एंड पोर्टल या जीआई टैग्स इन सबको नहीं देखा है, तो नीचे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी गई है। उसी के साथ-साथ टेलीग्राम चैनल्स के भी लिंक है, तो आपको क्या करना है, उस वीडियो लिंक को क्लिक करना है, इस लेक्चर को खत्म होने के बाद वो वीडियोज़ देखना है और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ओके, चलिए स्पोर्ट्स न्यूज़ पढ़ते हैं। अब आपको ये फ़ोटो देख के अगर अंदाज़ा आ गया है कि मैं क्या कहने वाला हूँ, तो आप बहुत खुशनसीब हो क्योंकि आप मुझसे रेगुलर करंट अफ़ेयर पढ़ रहे हो। चलिए, फिर भी कोई बात नहीं, हम बात करते हैं जनवरी 2026 की। सर क्या बात कर रहे हो आप? तो पूछा रहा मैं मेरे क्विज़ का ही सवाल है, व्हिच कंट्री विल बी द होस्ट? कौन-सी कंट्री होस्ट है जो अपकमिंग विंटर ओलंपिक्स की? सर ये विंटर ओलंपिक्स क्या होता है? बिल्कुल मैं बताता हूँ आगे, देखिए, यहाँ पे इसका सही आंसर है इटली, ठीक है? तो इटली में हाल ही में अभी जनवरी में होने वाले हैं विंटर ओलंपिक्स, ठीक है? तो प्लीज़ याद रखिए विंटर ओलंपिक्स इटली 2026 ये कि ओके होस्ट कंट्री। देखो, आपको स्पोर्ट्स अब न्यूज़ पढ़ा ही रहा हूँ तो बता देता हूँ। देखिए विंटर ओलंपिक्स कहाँ पर हो रहा है ये याद रखिए, बहुत सारे एग्ज़ामिनेशन में पूछा गया है। अपकमिंग लाइन अप इन आपके ओलंपिक्स इवेंट्स कौन से हैं? देखिए यहाँ पे एक ट्रिक है, मतलब कैसा? 2026 हर 4 साल का गैप देखिए आप, मतलब 4 साल का इस हिसाब से बोल रहा हूँ मैं कि ये होते हैं आपके 4 साल के गैप वाले समर ओलंपिक्स। अगर मैं बात करूँ कि 2028 में समर ओलंपिक्स है, तो 2024 का समर ओलंपिक्स कहाँ पे हुआ था? ठीक है? कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था पेरिस, ठीक है?
तो अब बच्चों 2026 में विंटर है, मतलब विंटर में है ओलंपिक्स, तो ये याद रखो इटली में है। अब 2028 का ओलंपिक्स जो समर होने वाला है, ये कहाँ पे है? लॉस एंजेलिस, यूएसए। फिर से अगर हम बात करें 2030 का विंटर ओलंपिक्स, ये है फ्रेंच एल्प्स में। 2032 का समर ओलंपिक है ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। 2023 का विंटर ओलंपिक्स है यूएसए में। ये हो गए ओलंपिक्स की बात। अगर हम बात करें फीफा वर्ल्ड कप अभी शुरू हो रहा है 2026 में, इसकी होस्ट कंट्री कौन-सी है? ये है यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको। तीनों मिलके फीफा वर्ल्ड कप पुरुष कैटेगरी का कंडक्ट करवा रहे हैं। वैसे ही अगर हम बात करें तो 2027 में, ठीक है, 2027 में महिला वर्ग फीमेल कैटेगरी से यहाँ पे ब्राज़ील फीफा वर्ल्ड कप कंडक्ट कराने वाला है। आगे बढ़ते हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है हमारे भारत के जो वुमेन हॉकी टीम है, उसके चीफ कोच अब यहाँ पे मिल चुके हैं। देखो, अगर हम बात करें तो इस कोच का नाम याद रखो, शॉर्डे मारिन, ठीक है? शॉर्डे मारिन, ठीक है? साइलेंट है, शॉर्डे मारिन। दोनों फोटो एक ही है, ध्यान रखने के लिए आपको बताया हो अपॉइंटमेंट है। वो किस देश से है? तो ही इज़ फ्रॉम नीदरलैंड, ठीक है? ये जो है खुद कहाँ से रहते हैं? नीदरलैंड। तो प्रॉपर ये रहने वाले कहाँ से हैं भैया? नीदरलैंड। भारत की टीम के क्या है? हॉकी महिला टीम के चीफ कोच है। तो दोबारा मतलब इसके पहले भी थे ये, तो फिर से कुछ दिनों बाद मतलब अ, 2021 के बाद अब 2026 में फिर से ये हमारे भारत देश के महिला हॉकी टीम के कौन बने हैं? कोच बने हैं। इनका नाम क्या है? शॉर्डे मारिन, ठीक है? याद रखो शॉर्डे शॉर्डे मारिन, ठीक है? याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों ये थोड़ी-सी झलक है हमारे लेक्चर्स में हम कैसे पढ़ाते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स। अब आपका दिमाग जितना भी भरा हुआ है ना, कुछ सेकंड्स के लिए उसको पॉज़ कर दीजिए। फोकस रखिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। सर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों पढ़ा रहे हो लेक्चर के बीच? देखो, इस स्कीम को हाल ही में 3 वर्ष पूरे हुए हैं, राइट? 3 साल पूरे हुए सॉरी, आई एम रियली सॉरी। इस स्कीम को 9 साल पूरे हुए हैं, 2017 से 2026 मतलब इसको 9 साल पूरे हुए। देखो, ये जो मातृ वंदना योजना है, ये भारत सरकार ने क्यों लाई थी, ठीक है? अभी हम स्कीम्स के ऊपर फ़ोकस करेंगे मतलब एक गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशन के लिए हमको गवर्नमेंट स्कीम्स कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बोला, अगर आप रटने के लिए या थियरी पढ़ने के लिए या ऐसा पढ़ने के लिए आए हो, तो फिर ये क्लास आपके लिए नहीं है। आप कांसेप्ट समझना चाहते हो, तो फिर ये क्लास आपके लिए है। देखो, आप एक कल्पना कीजिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपके सामने ला रहा हूँ मैं, कि कल्पना कीजिए कि एक गाँव है, एक गाँव में एक महिला है, उसकी शादी हो गई है। अब वो पहली बार एक माँ बनने वाली है, ठीक है? लेकिन व्हेन द एक पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, तो उस समय वो कहीं पे जॉब करती है, ठीक है? जॉब जॉब करती है, काम करती है, घर जाती है, ठीक है? खाने-पीने का खर्च होता है, उसके साथ-साथ उसकी उसको स्वास्थ्य की भी चिंता होता है। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट मातृ वंदना योजना, ठीक है? उनकी हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब एक लेडीज़ को जब वो प्रेगनेंसी के दौरान होते हैं, तो उनको बहुत सारी ऐसी चिंताएँ होती है कि भाई पैसे मेंटेन करना है, फैमिली का दिखना है, तो ऐसे में 2017 में क्या किया सरकार ने एक योजना शुरू की जिसका नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अब इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो गर्भवती महिलाएँ होती हैं उनको थोड़ा आर्थिक फाइनेंशियली एक सपोर्ट मिले ताकि वो स्वस्थ और पोषण पर ध्यान दे सके, राइट? तो अब आप मैच्योर हो गए हो बच्चों। मैं ये स्कीम आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि स्कीम के ऊपर 100% क्वेश्चन बनने ही वाले हैं। अब ये योजना लाई गई, तो देखिए जो भी यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है? जो भी यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये जो महिलाएँ होती हैं, ठीक है? अक्सर काम करती है, उनकी जो इनकम हो जाती है ना, वो कम हो जाती है। इसे बोलते हैं वेजेस लॉस। क्या बोलते हैं? वेज लॉस। इस योजना से आर्थिक सहायता मिलती है ताकि महिलाएँ आराम से अपनी सेहत और बच्चों पर ध्यान दे सकें, उनके डेवलपमेंट पर ध्यान दे सकें। इससे अच्छी स्वास्थ्य सेवा लेने का रुझान बढ़ता है, पैसे मिलते हैं, उससे अच्छा वो पोषण और जो भी अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। देखिए, अब इस स्कीम में क्या होता है, फाइनेंशियल असिस्टेंट इम्पोर्टेंट है। मतलब क्या होता है, ये 5,000 और 6,000 का क्या फंडा है। देखो, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन, ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर वो डिलीवरी कर रही है या उनको पहला बच्चा होता है, तो उस समय इनको ₹5,000 मिलते हैं, राइट? लेकिन 5,000 एक साथ नहीं दिए जाते, यहाँ पे बनता है हमारा एग्ज़ामिनेशन का क्वेश्चन, राइट? अगेन आप फैक्ट को कनेक्ट कीजिए। जब वो प्रेगनेंसी के दौरान जो भी अपने मेडिकल खर्च होते हैं प्री स्टेजेस में, वो अगर कराती है, तो उनको इस 5,000 में से पहली इंस्टॉलमेंट मिलती है भैया कितने रुपए की? ₹3,000 की, राइट? यहाँ तक क्लियर है डियर स्टूडेंट? अगर है तो प्लीज़ यस बोल दीजिए मन में, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो कुछ चेकअप करने के बाद उनको ये पैसे मिल जाते हैं ₹3,000। अब जब बच्चा पैदा हो जाता है या जन्म हो जाता है, तब उनको मिलते हैं कितने? उस 5,000 की बकाए हुए राशि। मतलब कितनी भैया?
टोटल अब 5,000 मतलब ये पहली इंस्टॉलमेंट दी जाती है 2 किस्तों पे, राइट? अब अगर अगेन सेम वुमन को यदि दूसरा बच्चा स्पेशली चाइल्ड होती है, ठीक है? गर्ल होती है, ठीक है? तो उनको सिंगल इंस्टॉलमेंट में ही कितने पैसे दिए जाते हैं? ₹6,000 एक बार में दिए जाते हैं, राइट? तो ये होता है आपका इम्पोर्टेंट इस स्कीम का। अब सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंटेशन कराने वाली मिनिस्ट्री कौन-सी है? सबसे पहले लोकल लेवल पे अगर हम बात करें तो जो आंगनवाड़ी के आशा वर्कर होते हैं और इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री होती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसका पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब महाराष्ट्र में लाड़की बहना योजना जैसी है वो डीबीटी योजना है। खटाक से बटन दबेगा आपके अकाउंट में पैसा आएगा सेम इस स्कीम में होगा, राइट? टारगेटेड बेनिफिशियरीज कौन सी है? स्पेशली टारगेट करा गया है सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज वुमेन जो सक्षम नहीं है उस वर्ग में, राइट? अब ये मैंने आपको स्कीम की एक झलक दिखाई है कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, ठीक है? इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करना, इम्प्रूव मैटरनल चाइल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है? प्राइमरी गोल क्या है? हेल्थ, न्यूट्रिशनल स्टेटस जो प्रेग्नेंट वुमेन का होता है, उनका सुधार करना, राइट? कंपनसेशन करना, जो वेज लॉस होता है। देखिए, हमारे भारत देश में आज भी ऐसी महिलाएँ हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान काम या वर्क पर जाते हैं। अनटिल एंड अनलेस जब वो लास्ट स्टेज पर नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि वेज लॉस बहुत ही बड़ा मुद्दा होता है। भैया हमारे देश में कोई इतना भी अमीर नहीं है। पेट पालने के लिए काम करना ही पड़ता है, परिस्थिति चाहे कैसी हो। अगर वो महिला कहीं पर काम कर रही है और इस प्रेगनेंसी के दरमियान उनके पैसे काटे जाते हैं, तो ये स्कीम बहुत ही कारगर साबित होती है, जहाँ पे उनको इतना पैसा मिलता है, राइट? अब ये स्कीम क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको कि इस स्कीम को 9 साल पूरे हो चुके हैं। अब मैंने आपको बाइफरकेशन कर दिया, एक झलक दिखा दिया कि गवर्नमेंट स्कीम्स को इस तरीके से पढ़ाते हैं। ये मैंने सिर्फ़ आपको झलक दिखाया है, ठीक है? इसीलिए बोलता हूँ कि ये जो प्रीवियस लेक्चर है आपके ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स के हैं उनको देखना, राइट? अब छोटी-सी बात जाते-जाते बता देता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्या होती है? देखिए, भारत की जो यहाँ पे हम अगर बात करें यहाँ पे सामाजिक या आर्थिक रूप से कमज़ोर है, बीपीएल कार्ड, ई-श्रम कार्ड, किसान सम्मान निधि, मनरेगा कार्ड एक्सेट्रा, ठीक है? तो उन लोगों को सबसे पहले प्राधान्य दिया जाता है और जिनकी फैमिली इनकम अगर 8 लाख से नीचे है, ठीक है? तो वो पहले प्रायोरिटीज़ होंगे, ठीक है? जो पहले से ही सरकारी नौकरी में है और इस तरीके के लाभ ले रहे हैं, वो इस योजना के पात्र नहीं है, राइट? तो ये योजना माँ और बच्चों को दोनों को स्वास्थ्य के उनका जो हेल्थ है उसको बेहतर बनाता है, सुरक्षित, ठीक है? ये सब चीज़ें इसमें आती है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि सेक्स रेशो इसको सुधारने के लिए बेटी होने पर अतिरिक्त सहायता दी जाती है, ठीक है? तो ये था ओवरऑल इस स्कीम का ओवरव्यू। आई नो कि थोड़ा लंबा हो गया बट अगेन क्लासेस है कांसेप्ट वाली, डेटा फेंक के आपको पढ़ा के मुझे कोई यहाँ पे खुशनसीब या खुशी नहीं मिलती। कांसेप्ट क्लियर करो बच्चों, इसीलिए आप एग्ज़ामिनेशन में आगे रहोगे। इसीलिए रोज़ सुबह 7 बजे आइए एंड इन लेक्चर्स का फ़ायदा ज़रूर उठाइए। इतना अच्छा इनिशिएटिव सिद्धांत एजुकेशन आपके लिए लाया है। इसी बात पर अगर आपको मेरा नॉलेज आप तक डिलीवर हो चुका है तो प्लीज़ एक लाइक बटन होता है और सब्सक्राइब बटन होता है और कमेंट बॉक्स होता है। तो लेक्चर के लास्ट में वो प्रोसेस कर दीजिएगा कि आपको लेक्चर कैसे लगते हैं, ठीक है? कि कैसा पढ़ाना लगता है, थोड़ा रिव्यू कर दीजिएगा। ओके, ठीक है? अब शॉर्ट में पढ़ लेते हैं जो हमने पढ़ा है अभी। 9 साल पूरे हो चुके हैं। जी हाँ, 1 जनवरी 2017 को ये स्कीम लॉन्च हुई है। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जो मातृ वंदना योजना है नाउ अंडर कौन-सा समर्थक कंपोनेंट, ठीक है? जो फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलता है। फाइनेंशियल सपोर्ट टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स, ठीक है? ये होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है? ये अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो स्कीम है, ठीक है? तो ये जो सेंटर क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देता है और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट 60% पैसा देगा, 40% पैसा देगा राज्य सरकार। अगर वही चीज़ यूनियन टेरिटरी में होती है तो 90% पैसा देता है केंद्र सरकार और 10% पैसा देता है राज्य सरकार, जो भी फंड इस स्कीम के तहत मिलता है। बेनिफिट जो मैंने आपको बताया ₹5000 अगर पहला चाइल्ड है तो सेकंड अगर चाइल्ड होता है अगर गर्ल गर्ल हो रही स्पेशली ठीक है, गर्ल है सेकंड चाइल्ड भी तो उनको ₹6000 डायरेक्टली मिलते हैं, डायरेक्ट बैंक में आपके पैसे आ जाते हैं। डियर स्टूडेंट, आपके लिए एक इनिशिएटिव है अगर आप चाहते हो कि ये जो लेक्चर है, ये जो वीडियो है, आपके जैसे मेहनत करने वाले और भी बच्चों तक पहुँचे, तो ये नया फीचर आया है हाइप का। प्लीज़ इस वीडियो को हाइप पॉइंट जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने दीजिए। लेक्चर खत्म होने के बाद ये प्रोसेस कीजिए। ये हाइप का जो प्रोसेस होता है, ये पॉइंट्स आप जैसे प्यारे-प्यारे बच्चों तक जो मेहनत करते हैं, उन तक वीडियो पहुँचाता है। यूट्यूब का ही नया इनिशिएटिव है, ठीक है? उसके बाद
एक रिक्वेस्ट मैं हमेशा करता हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, शेयर बटन होता है, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए एंड सबसे इम्पोर्टेंट है ये सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए एंड हाइप पॉइंट्स ज़रूर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली इन्फॉर्मेशन की ओर। देखिए, हाल ही में हमारे केंद्र सरकार ने बहुत बड़े-बड़े निर्णय लिए हैं। सर क्या है? देखिए, क्या हुआ है हमारे देश में हाल ही में ओडिशा राज्य है तो वहाँ पे नेशनल हाईवे 326 को मंजूरी दी गई है। ये बनने वाला है 68 600 किलोमीटर, ठीक है? तो ये मतलब उड़ीसा में बनेगा। ये याद मत रखो मैं मुझे बताना था, बट आपको याद रखना है ये जो है सेकंड वाली न्यूज़। जो 6 लेन का ग्रीनफ़ील्ड कॉरिडोर बन रहा है नासिक, सोलापुर, अक्कलकोट, महाराष्ट्र में। सर ये क्या है? देखो, आपको अगर बात बताऊँ, ग्रीनफ़ील्ड कॉरिडोर मेरा मकसद है बताना आपको, ठीक है? ग्रीनफ़ील्ड कॉरिडोर का मतलब होता है कि पूरी की पूरी नई सड़कें बनेंगी, हाईवे का निर्माण होगा। आज जहाँ सड़कें मौजूद नहीं है, वहाँ पूरी तरह नई सड़कें बनाई जाती है। इसे किसी पुरानी सड़क को चौड़ा करने जैसा काम नहीं किया जाता। डायरेक्ट नया नया एक्सेस कंट्रोल, ये एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे है, मतलब समझो। एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का मतलब होता है कि तेज गति से गाड़ियाँ चल सके, बिना सिग्नल, बिना रुकावट से एंट्री एग्जिट सिर्फ खास जगहों पर ही हो, इसे करते कहते हैं एक्सप्रेसवे, ठीक है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, राइट? तो आपको ये सिर्फ याद रखना है कि ग्रीनफ़ील्ड कॉरिडोर कहाँ पे बन रहा है रिसेंटली, ये जो रोड्स है, ये बन रहा है नासिक टू सोलापुर। ये होता है टोल मोड, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट करंट अफेयर की, तो महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं, महाराष्ट्र के सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस। उसके बाद अगर बात करें तो महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? देवव्रत आचार्य देवव्रत, कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र की फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है शंकरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब बढ़ते हैं आगे अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ध्यान में रखिए। भारत ने अब एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सन 2024-25 के जो हमारी फसल वर्ष में भारत ने कुल लगभग कितना, भारत ने लगभग 150, ठीक है? 150, ठीक है? 150 करोड़ टन से भी ज़्यादा राइस उत्पादन किया है और इसी वजह से भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है और चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। यानी अब चावल उत्पादन में भारत सबसे ऊपर है। इसका कारण है किसानों की मेहनत, अच्छी मानसून बारिश और सरकार का जो एमएसपी होता है, राइट? अब ये उपलब्धि सिर्फ कृषि का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि ये भारत की खाद्य सुरक्षा और वैश्विक कृषि को मजबूत भूमिका दर्शाती है। तो राइट, ये रखिए याद, इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड राइस किंग, ओवरटूक चाइना टू बिकम द वर्ल्ड टॉप राइस प्रोड्यूसर। अब दुनिया में तो डंका बज चुका है, अब हमारे भारत देश में सबसे टॉप पे कौन-सा राज्य है? तो वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है? उत्तर प्रदेश राइस प्रोडक्शन में सबसे पहले नंबर पे आता है। आगे बढ़ते हैं, हू अज़्यूम अ चार्ज एज़ एलआईसी मैनेजिंग डायरेक्टर? एलआईसी के मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार किसने सँभाला है दिसंबर मंथ में? वो सँभाला है रामकृष्णन चांदेर, राइट डियर स्टूडेंट? बैंकिंग एंड इकोनॉमी की अपडेट पढ़ते हैं। आर्यमन फाइनेंस लिमिटेड को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइसेंस दे रखा है। अब वो बन चुकी है क्लास 2 की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। समझो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होती है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ऐसी कंपनीज़ होती है जो लोन देती है, इन्वेस्ट कराती है, बीमा या पेंशन से जुड़े काम करती है, लेकिन वो बैंक नहीं होती। ठीक है? काम करती है लेकिन बैंक नहीं होती। यानी एनबीएफसी पैसा उधार देती है, पर चेक जारी नहीं कर सकती, सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकती। यही बैंक और एनबीएफसी का मेजर डिफरेंस है। अब बात करते हैं एनबीएफसी के प्रकार। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो एनबीएफसी के 4 प्रकार हैं मेजरली, जैसे लोन देने वाली, मतलब जैसे वाहन पर लोन देंगी, पर्सनल लोन देंगी। दूसरी होती है इन्वेस्ट और फाइनेंस वाली। तीसरी होती है माइक्रो फाइनेंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़, मतलब छोटे लोगों को छोटा कर्ज। और हाउसिंग फाइनेंस का मतलब होता है घर खरीदने के लिए लोन देना। तो इम्पोर्टेंट याद रखो बच्चों कि हाल ही में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने आर्यमन फाइनेंस जो सर्विस लिमिटेड है उसको एनबीएफसी का लाइसेंस दिया है। इसका मतलब ये है कि अब ये कंपनी आरबीआई के नियमों के तहत कानूनी रूप से वित्तीय फाइनेंशियल सेवा देंगी, राइट? एनबीएफसी का एक ही याद रखो, बैंक नहीं है लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज की एक मजबूत रीढ़ है। आगे बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे भारत देश का फॉरेक्स रिजर्व दिसंबर मंथ का 26 का डेटा जनवरी 3 तारीख को दिया गया है। तो भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व सबसे पहले समझो, फॉरेक्स रिजर्व का मतलब होता है भारत देश के पास रखा हुआ विदेशी पैसा और संपत्ति। हमारा फॉरेक्स रिजर्व होता है, इसमें डॉलर, यूरो जैसी विदेशी करेंसी, सोना और आईएमएफ में भारत की हिस्सेदारी शामिल होती है। भारत का फॉरेक्स रिजर्व इसीलिए ज़रूरी है ताकि
जो हमारा आयात होता है उस पर भुगतान समय पर किया जाए, रुपए की कीमत गिरने से बचाया जा सके और आर्थिक संकट के समय देश की सुरक्षित और सुरक्षितता रहे। यानी जो मजबूत फॉरेक्स रिज़र्व जितना ज़्यादा होगा, उतनी हमारी अर्थव्यवस्था फॉरेक्स रिज़र्व के कारण मजबूत होंगी। तो कितना है अभी टोटल? ठीक है, 696.61 बिलियन यूएस डॉलर्स। प्लीज़ गूगल करके कन्वर्ट कर लीजिए और देखिए कितना आंकड़ा होता है। ठीक है? इतना हम सपने में भी नहीं सोच सकते। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत अपनी पहली बुलेट ट्रेन लॉन्च करने वाला है अगस्त 2027। ठीक है? 15 अगस्त 2027 को ट्रेन कहाँ से कहाँ चलने वाली है? मुंबई से अहमदाबाद 508 किलोमीटर का टोटल ये स्पैन रहने वाला है। उसके बाद डियर स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम ने हाल ही में 2025 का विज्ञान रत्न अवार्ड पोस्टह्यूमसली का मतलब होता है मरणोपरांत किस एस्ट्रोफिजिसिस्ट मतलब खगोल वैज्ञानिक खगोल शास्त्र, ठीक है, तो उनको दिया गया है। तो उसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 प्रोफेसर जयंत विष्णु नारडीकर। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे तूफान, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन स्टैटिक बनता है और हम अपने हर वीडियो लेक्चर में क्या करते हैं स्टैटिक चीजें। देखिए ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रेंडिंग है। ये जो साइक्लोन दितवा है ये इंडियन ओशन से शुरू हुआ और श्रीलंका में जाके टकराया। इसीलिए हमने क्या शुरू किया, ड्यूरिंग साइक्लोन दितवा इन श्रीलंका इंडिया इनिशिएटेड ऑपरेशन सागर बंधु। तो एक ऑपरेशन चलाया ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर, मतलब क्या, यहाँ पर हमने मदद की। साइक्लोन मोंता बे ऑफ बंगाल में शुरू हुआ है, हरिकेन मेलिसा कैरेबियन सी, हरिकेन एरिन अटलांटिक ओशियन, टाइफून पॉडुल साउथ चाइना सी, टाइफून कोमे वेस्ट पैसिफिक ओशियन, साइक्लोन रेमल बे ऑफ बंगाल, साइक्लोन असना अरेबियन सी, साइक्लोन दाना बे ऑफ बंगाल, राइट? तो ये याद रखिए। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या खबर आई है, भारत की जो आर्मी है ना उन्होंने 2026 का पूरा साल एक नाम एक चीज से घोषित किया है, ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिकली। देखो ध्यान दो, भारतीय सेना ने साल 2026 को नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिक का वर्ष घोषित किया है। इसका मतलब ये होता है कि सेना सिर्फ हथियार और सैनिक पर नहीं बल्कि डेटा और नेटवर्क से जुड़ी ताकत पर जोर दे रही है। आर्मी अब हर जानकारी, सेंसर और हथियार को एक डिजिटल नेटवर्क से जोड़कर युद्ध के समय तेज, सटीक और सही निर्णय लेंगी। इससे सैनिकों की सुरक्षा भी बढ़ेगी, दुश्मनों की चाल पर जल्दी पकड़ हम उसको कैच कर सकेंगे। ठीक है? अब ये जो इनिशिएटिव है, देखिए हर न्यूज़पेपर पे आ गया है कि ईयर ऑफ नेटवर्किंग डेटा सेंट्रिकली। ठीक है? इसका इंपॉर्टेंट एम क्या है? कनेक्टिविटी बढ़ाना, रियल टाइम निर्णय लेना और युद्ध क्षमताओं को मजबूत बनाना, ताकि सेना भविष्य के युद्धों के लिए तैयार रह सके। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूज़ हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, स्पोर्ट न्यूज़ है। याद रखो, ध्यान से सुनो। देखिए हाल ही में जो फिडे वर्ल्ड रैपिड ब्लिट्ज चेस चैंपियन हुआ है कतर में, उसके विनर है मेंस कैटेगरी में मैग्नस कार्लसन। ठीक है, मैग्नस कार्लसन याद रखो। और वुमेन कैटेगरी में अगर हम बात करें तो वह है बिप्सारा एसुनबायोना। ठीक है, तो ये नाम थोड़ा अटपटा है, प्लीज याद रखिए। वुमेन कैटेगरी, मेल कैटेगरी। लेकिन क्या भारत की तरफ से सर कोई था? जी हाँ। तो ये जो अर्जुन इर्गसी है, ये जो आप देख रहे हैं, ये है हमारे भारत की तरफ से। थर्ड रैंक पे इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। मैग्नस कार्लसन ने गोल्ड जीता है, राइट? कौन से टूर्नामेंट में? फिडे वर्ल्ड रैपिड ब्लिट्ज चैंपियनशिप। ठीक है, ब्लिट्ज चैंपियनशिप कतर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट हैज बीन इंडियाज फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट? अब देखो वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो। एक एक आप इमेजिनेशन करो, एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट है जहाँ हजारों फ्लाइट्स रोज आती जाती है, लाखों लोग इस पानी का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल उठता है भाई इतना पानी आता कहाँ से है? इसका जो सही उत्तर है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहीं पर मिसाल बन गया है। इसको भारत का पहला वाटर पॉजिटिव घोषित किया गया एयरपोर्ट। वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट का मतलब होता है कि एयरपोर्ट जितना पानी इस्तेमाल करता है उससे ज्यादा पानी वो प्रकृति नेचर को वापस लौट आता है। कैसे? देखिए बारिश का पानी होता है, गंदे पानी को साफ करके दोबारा इस्तेमाल करना और जो हमारा वाटर लेवल है उसको रिचार्ज करना। यानी बच्चों यह एयरपोर्ट पानी लेने वाला नहीं बल्कि पानी बेचने और लौटाने वाला बन गया है। इसी वजह से इसको ये सम्मान मिला है और पर्यावरण संरक्षण को एक आदर्श इसने एक उदाहरण पेश किया है। डियर स्टूडेंट, लास्ट में हम आ चुके हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो आपको दिख रहे हैं एक लीडर, इसका नाम है मामाडे डोम्बोया। ठीक है, नाम बड़ा अटपटा है। लेकिन अभी ये कंट्री है, कौन सी कंट्री है डियर स्टूडेंट? गयाना। ठीक है, गयाना। तो 2021 के दरमियान आपको पता है पिक्चरों में आप देखते हो आर्मी रूल लग जाता है, एक आर्मी वाला जो यहाँ पे है वो कैप्चर कर लेता है, ठीक है? तो उसने 2021 से अब 2000 अपने देश में 2026 में इलेक्शन कराया। इस दरमियान वहाँ पे कोई गवर्नमेंट एक्सिस्ट नहीं करती थी, वहाँ पे आर्मी रूल लग गया था। अब जब इसी व्यक्ति ने मामाडे डोम्बोया इसने इलेक्शन कराया,
जीता भी, लोगों ने चुन के भी दिए। तो ये गयाना का प्रेसिडेंट राष्ट्रपति चुन के आया है। तो ये पूछते हैं रिसेंट में कि गयाना का राष्ट्रपति कौन इलेक्ट हुआ गया है, तो ये याद रखिए वो है मामाडे डोम्बोया, ठीक है? उसके साथ-साथ कैपिटल क्या है गयाना की, वो है कोनार्की और करेंसी है गयानन फ्रांस, ठीक है? आगे बात करते हैं, देखिए इंटरनेशनल अपडेट्स है, मतलब इम्पोर्टेंट अपडेट है, नेशनल अपडेट है। यूपीआई आपको पता है डेली रोज बेसिस पे आप यूपीआई के पेमेंट करते हो। क्या चीज़ हुई है, जब से यूपीआई बना है, उस दिन से आज तक का ये जो बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये सबसे ज़्यादा ट्रांज़ैक्शंस वाला बना है। मतलब यहाँ पे लिखा है ट्रांज़ैक्शन काउंट, यहाँ पे लिखा है ट्रांज़ैक्शन अमाउंट। अगर आप पानी पूरी की दुकान पे जा रहे हो, ठीक है? आप पानी पूरी खा रहे हो, आपने पेमेंट किया, ठीक है? आपने एक बार पेमेंट किया, लेकिन आपने कितनी पानी पूरी खाई है? 6 पानी पूरी खाई है, ₹20 में 6 पानी पूरी। लेकिन ₹20 आपने कितनी बार की है रिचार्ज, मतलब कितनी बार पेमेंट किया है? एक ही बार किया है ना, लेकिन पानी पूरी तो 6 बार खाई है। तो पानी पूरी जो खाई है वो आपका अमाउंट हो गया है, और जो आपने ₹20 पे किए हो वो आपका काउंट हो गया है। मतलब 21.63 बिलियन ट्रांज़ैक्शंस हुए हैं दिसंबर 2025 तक। 25 में, ठीक है? सो ये अब तक का हाईएस्ट है। मेरी बात समझो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ट्रांज़ैक्शन काउंट का मतलब क्या होता है कि इतने बार पेमेंट हुई है, मतलब आपने 20-20 रुपए इतने बार पेमेंट किए हो, लेकिन आप खा तो उससे ज़्यादा रहे हो ना। आपने ₹20 का पेमेंट किया, इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि एक ही बार खाओगे। जितनी बार पेमेंट उतनी बार खाओगे, मतलब वो पीसेस ऑफ गुपचुप ज़्यादा मिलेंगी, पानी पूरी ज़्यादा मिलेंगी। तो ऑब्वियसली इतने बार आप लोगों ने ट्रांज़ैक्शन किए, मतलब पूरे देश ने 21.63 बिलियन बार हमने पेमेंट किए हैं। अब जितने बार पेमेंट किए हैं, ये थोड़ी होगा कि हर बार ₹10 की पेमेंट करेंगे। हर हो सकता है लाखों की पेमेंट करें एक बार में, करोड़ों की पेमेंट करें। तो हमेशा ट्रांज़ैक्शन का अमाउंट छोटा रहेगा, और जो ट्रांज़ैक्शन के मतलब ट्रांज़ैक्शन का काउंट छोटा रहेगा और ट्रांज़ैक्शन के अमाउंट ज़्यादा रहेंगे। तो हाईएस्ट हुआ है। ये 2 चीज़ आपको प्लीज़ याद रखना है, ये होता है स्टैटिक फैक्ट। तो याद रखो 21.6 बिलियन ट्रांज़ैक्शंस हुए हैं, और उन ट्रांज़ैक्शन में 27.96 इतना लाख पैसा बिलियंस में गया है, ठीक है? तो प्लीज़ याद रखो। उसके बाद वर्ल्ड फर्स्ट व्हीलचेयर यूज़र टू ट्रैवल्स, ठीक है? पहली दुनिया की व्हीलचेयर पर रहने वाली महिला स्पेस में ट्रैवल करने वाली है, जिनका नाम है मिशेला बैंथॉस, जो जर्मन एरोस्पेस इंजीनियर है। डियर स्टूडेंट, अवार्ड मिला है रवीना टंडन जी को। जी हाँ, अब ये रवीना टंडन एक्ट्रेस है बॉलीवुड की। अब यहाँ पे पीपर फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पेटा, पेटा जिसे बोलते हैं, ठीक है? अब सरल शब्दों में समझो, पेटा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो जानवरों के अधिकारों और उनके साथ अच्छे व्यवहार के लिए काम करती है। ये संस्था ये चाहती है कि जानवरों पर अत्याचार न हो, उन्हें मनोरंजन, फैशन या फ़िल्मों में नुकसान न पहुँचाया जाए, और लोग जानवरों के प्रति संवेदनशील रहे। पेटा अक्सर फ़िल्मी सितारे, खिलाड़ी और प्रसिद्ध लोगों को अपना संदेश फैलाने के लिए जोड़ते हैं, ताकि आम जनता तक पहुँच जाए, ठीक है? सो रवीना टंडन को पेटा से ये अवार्ड क्यों मिला? बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन को पेटा ने सम्मानित किया है क्योंकि उन्होंने जानवरों के अधिकारों का समर्थन किया है, पशु कल्याण से जुड़े संदेशों को बढ़ावा दिया है, और फ़िल्मी दुनिया में ये संदेश पहुँचाया है कि जानवरों को सिर्फ़ मनोरंजन की चीज़ ना समझा जाए। रवीना टंडन कई बार जानवरों के पक्ष में आवाज़ उठाती है, और बॉलीवुड के प्रभाव का उपयोग करके पशु संरक्षण का संदेश देती है। तो आई होप कि आपको ये आज के करंट अफ़ेयर पूरे अच्छे से समझ चुके होंगे। दोस्तों, कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। ये आपके लिए बोनस मार्क होने वाले हैं। दिसंबर के मंथ में हमने कौन से इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेट किए हैं। तो इंडियन नेवी डे हमने बताया है 4 दिसंबर को, जिसकी थीम थी कॉम्बैक्ट रेडी कोहेसिव सेल्फ रेजिलिएंट। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर को बनाया है, जिसकी थीम थी यूनाइटिंग विद द यूथ अगेंस्ट करप्शन। 11 दिसंबर को यूनिसेफ फाउंडेशन डे, माइनॉरिटीज डे 18 दिसंबर को, और इंटरनेशनल माइग्रेंट डे। गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर को मनाया था। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे वो मनाया था 20 दिसंबर को। नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर। गुड गवर्नेंस डे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनके उपलक्ष्य में याद रखने के लिए हम मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को। आगे बात करते हैं, ये लेक्चर होता है एंड मैंने जो आपको बोला था, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को हाई पॉइंट्स नहीं दिए हैं, ये नया फीचर नहीं यूज़ किया है, तो प्लीज़ करिए। एंड डियर स्टूडेंट, आपको लिटरली लगता है कि ये कंटेंट आपके एग्जाम क्राइटेरिया आपके हिसाब से सही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप एक लाइक करते हैं तो ये होता है हमारा रिवॉर्ड। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको लिटरली जेन्युइनली कैसे लग रहे हैं लेक्चर्स? क्या हमको इसको कंटिन्यू रखना चाहिए? एंड अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि आपको एक चीज़ पता होगी, कर भला तो हो भला। आप अच्छा सा काम कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।
आपको इस लेक्चर की पीडीएफ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के लिंक है, क्लिक कीजिए, वहाँ पे पीडीएफ्स मिल जाएँगी। तो हाँ, अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे प्लेटफ़ॉर्म से, तो अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो, एप्पल यूज़र हो, आप कहीं से भी हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, दोनों जगह अवेलेबल है प्ले स्टोर्स पे। आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद फ्री पीडीएफ्स, टेस्ट सीरीज़, जॉब्स अलर्ट्स, डेली क्विज़ेज़, सक्सेस स्टोरीज़ और भी हमारे जो भी कोर्सेज़ हैं, सारी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अगर आप चाहते हो कि आपको हमसे जुड़ना है, आपको हमारी क्लासेस के बारे में इंक्वायरी करना है, तो प्लीज़ ये रहा नंबर और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, जहाँ पे जुड़ के आप हमारे डेली डे टू डे अपडेट्स देख सकते हैं। अगर आप पुणे महाराष्ट्र में ऑफलाइन सेंटर्स पे आके हमारे ब्रांचेस को विजिट करना चाहते हैं, तो ये रहे हमारे एड्रेसेस। इस नंबर पे कॉल कीजिए, सारी जानकारी और मदद आपको यहाँ पे बिल्कुल मिलेंगी। सो डियर स्टूडेंट, एंड करते हैं आज का सेशन। बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड मैंने जो क्विज़ पूछा है, उसका आंसर ज़रूर दीजिए। मिलते हैं कल सुबह फिर 7 बजे, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, बाय-बाय।